हेलो बच्चों, हम लोगों ने ये जेई 2024 और नीट 2024 को टारगेट करते हुए फिजिक्स का नया लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने 11th के टॉपिक से स्टार्ट किया था, जहाँ पे भी मैथमेटिकल टूल्स चल रहे हैं। फिर ये स्पेशल रिक्वेस्ट आया था एक स्टूडेंट मिस्टर देवराज गुर्जर की तरफ से। उन्होंने कहा था कि जेई को टारगेट करते हुए और नीट को टारगेट करते हुए क्लास 12 के टॉपिक से भी स्टार्ट करें। तो आज उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये फिजिक्स का 12th का फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर बहुत वास्ट है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और कंसेप्चुअली ये बहुत ही इनॉर्मस चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, कैपेसिटर्स, चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें, कूलम्स लॉ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें सीखेंगे। और क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से, जेई के पर्सपेक्टिव से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक फ्री कोर्स है, कम्प्लीटली ए से लेके जेड तक आपको जेई और नीट में आने वाली हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो सारे अनप्रिविलेज्ड बच्चे जिनको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना मुश्किल हो जाता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, आप लोग YouTube पे ये कोर्स पूरी तरह से फ्री में कर सकते हैं। आपके लिए कोई बंदिशें नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप लोग चाहें कि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मेंशन कीजिए अपने क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा, मैं हर एक के कमेंट्स को देखता हूं, पढ़ता हूं, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो crackit.com एक साइट है, वो मेरी ही साइट है। उसमें मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर्स अपलोड करता हूँ। प्रैक्टिस कुछ क्विज होते हैं, तो आप उस क्विज में जाकर आप डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और ये फ्री है अभी। नाउ उसी में एक सेक्शन है फीडबैक एंड क्वेरीज का, जहां पे जाके अगर आपको कोई पर्टिकुलर बुक में कोई क्वेश्चन है, उसका आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वहां पे भी आप क्वेश्चंस डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो वापस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या चीज़ है? तो देखिए, ये वर्ड आया इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स टेक्निकली एक टर्म है जो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब है चार्ज एट रेस्ट, समझिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब है चार्ज इन स्टैटिक स्टेट एट रेस्ट। देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, जहाँ पे चार्ज मोशन में भी होता है, जो टेक्निकली एक तरह से आप समझिए मैग्नेटिज्म पार्ट है। अगर वो चार्ज मोशन में आता है तो उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। अपने क्लास 10th में देखा होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब चार्ज इज इन मोशन, तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। तो टेक्निकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलकर पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा एक होल कंसेप्ट बनाता है। तो जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ चार्ज, ये चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये चार्ज है क्या? तो आप ऐसे समझो कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का। जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो, जैसे टेम्परेचर की बात करें, वो पार्टिकल्स के मोशन की वजह से बनता है, ठीक है। लेंथ ब्रेड बहुत सारे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे बनता है। बट ऐसी कुछ चीजें जैसे स्पेस आया, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना, वो बना हुआ है। टाइम आया, फिजिक्स की क्वांटिटी है टाइम, तो टाइम आया, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो यूनिवर्स में हमेशा से था। मास आया, मास भी हमेशा से है। चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है। ये चार्ज ये किसी चीज़ से बना नहीं है, मतलब ये डिराइव होके नहीं आया है, किसी दूसरे क्वांटिटीज को जोड़ के नहीं बनाया था। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एनर्जी भी एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इस यूनिवर्स की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बेसिक फंडामेंटल यूनिवर्स बना हुआ है। अब चार्ज आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि टू पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट, टू नेगेटिव चार्जेस टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, टू सिमिलर चार्जेस रिपेल। ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लास 8th 9th में आप लोगों ने डेफिनेटली किया होगा। तो
अब हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं चार्ज होता क्या है, चार्ज किस चीज से बना है। तो देखिए, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एटम, और एटम जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। These are called my subatomic particles, subatomic particles। और ये जो यूनिवर्स है, जो लोएस्ट पार्टिकल साइज है, जो स्टेबल पार्टिकल साइज है, तो वो एटम ही है। मतलब एक एटम तक हम मतलब एटम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, किसी भी सब्सटेंस में एटम एग्जिस्ट करेगा। अब एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स को देखें, ठीक है, तो प्रोटॉन्स के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वन पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके अंदर एक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। तो ये अगर हम कहें तो ये मेरा सबसे छोटा चार्ज है। सिमिलरली अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को देखें, इस इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस फिजिकल वर्ल्ड में जहां पे भी चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज माना जाता है। बट थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में भी किसी बुक में लिखा हुआ था, मतलब पहले के वर्जन्स में लिखा हुआ था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अप क्वार्क एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डाउन क्वार्क। अब ये क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स एक क्वांटम पार्टिकल है जो इनफैक्ट मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी बनाते हैं। तो ये क्वांटम पार्टिकल है। टेक्निकली ये पार्टिकल ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ब्रिक जो है वो छोटे छोटे और सपोज कीजिए हमारा जो बॉडी का सेल है, बॉडी का सेल एक न्यूक्लियस से बना है, गोल्गी बॉडी से बना है, ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है। बट हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी है वो हमेशा सेल से बनी है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे बॉडी में एक पोर्शन में सेल नहीं होगा बट सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा या फिर सिर्फ एक गोल्गी बॉडी होगा, वो नहीं हो सकता। मतलब वो पूरा का पूरा सेल के फॉर्म में होगा। इसी तरह से जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसमें एटम रहेगा, सिर्फ उसमें क्वार्क पार्टिकल्स नहीं हो सकते, वो हमेशा एटम। इसीलिए जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये जो मिनिमम चार्ज पार्टिकल है इसका जो वैल्यू है, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स आया था, आपने शायद केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो उससे हमें ये मिनिमम चार्ज की वैल्यू मिली थी। अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या रिजल्ट निकला, किस तरह से उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, उसमें हम नहीं जाते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि चार्ज की वेरियस प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, चार्ज किस तरह से बिहेव करता है, चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऑल्दो चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट फिजिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको पता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपल। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट बट सिमिलर चार्जेस रिपल, ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने काफी बार इससे पहले ही पढ़ा था, ठीक है। चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड
or destroyed but can only be neutralized. कैन ओनली बी न्यूट्रलाइज, इसको न्यूट्रल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटम है, ओवरऑल एटम एक न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो प्रोटॉन है, तो दो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये न्यूट्रल होता है, बट ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देयर आर कंसेप्ट्स लाइक पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ चार्जेस क्वांटम फिजिक्स में और इनफैक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में, बट उसमें भी वो किसी और क्वांटम पार्टिकल्स में वो चार्ज बन जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, बट वो चार्ज अलग से क्रिएट नहीं होता कहीं से, वो किसी दूसरे पार्टिकल्स के थ्रू बन के आ जाता है, ठीक है। तो हम उस क्वांटम रियल में नहीं जाते। अभी नॉन क्वांटम वर्ल्ड में आप ऐसे समझिए, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं जो एक तरह से डिफरेंस भी है, ठीक है, चार्ज और मास के बीच में। जैसे अगर हम मास की बात करें तो टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बट चार्ज के केस में वो सिमिलर रिपेल करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, बट ग्रेविटेशन में देखेंगे तो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऑल्सो मास कैन ऑल्सो, मतलब मास तो टेक्निकली ऐसा कहा था, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जैसे E इक्वल्स टू mc स्क्वायर के इक्वेशन से, तो उसके अकॉर्डिंग मास कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट अगेन वो क्वांटम रियल में है, ठीक है। अब आते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए मास। चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए एक मास, एक पार्टिकल चाहिए जिसके ऊपर वो चार्ज एग्जिस्ट करता है। ऐसे समझिए ना कि इस यूनिवर्स में पहले एक स्पेस आया, ठीक है, मतलब यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है, फिर टाइम आया, ठीक है। टाइम आने के बाद उसके अंदर मास आया, तो मास आते ही मास में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि लाइक इस अर्थ पे अर्थ और टाइम चल रहा था, फिर उसमें आदमी आए, ठीक है, आदमी है, तो आदमी जो है वो पार्टिकल है, ठीक है। बस उस आदमी में भगवान ने जान नहीं डाला, तो एक तरह से वो इंसान कोमा में था, ठीक है। तो उस इंसान को ज़ॉम्बी बना दिया गया, मतलब उसके अंदर एनर्जी डाल दी गई। अब उसके अंदर कोई सेंस नहीं है, बट वो कंटिन्यूसली चल फिर सकता है, ठीक है। तो आप जस्ट मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ, तो एनर्जी डालने से वो उसके अंदर मूवमेंट्स आ गए, बट उसका बिहेवियरल पैटर्न नहीं आया। फिर उस इंसान के अंदर भगवान ने अच्छाई और बुराई डाल दी, ठीक है, तो अब वो अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करने लग गया। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ मिलने लगे, अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ नहीं मिलते, बुरे लोग आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे एनालॉजी समझे। सो सिमिलरली पार्टिकल्स के अंदर चार्ज डाल दिया गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाते हैं, कुछ इस तरह से बिहेवियर बना। तो आप चार्ज को उसी तरह से एक नेचर समझिए, जिस तरह से इंसान का एक नेचर होता है अच्छा या बुरा, उसी तरह से चार्ज एक पार्टिकल का नेचर होता है। तो वो जो नेचर है वो बिना इंसान के नहीं हो सकते, इंसान का नेचर होता है ना, पत्थर का नेचर तो होगा नहीं, इंसान का नेचर। सिमिलरली जो चार्ज है वो मास का चार्ज होगा, तो मास का होना जरूरी है। फोर्थ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब है कि जो लोएस्ट पॉसिबल चार्ज होता है उसी के मल्टीपल्स में होता है। मतलब जो आपका लोएस्ट पॉसिबल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये आपका लोएस्ट पॉसिबल चार्ज है, इसी का मल्टीपल होगा। मतलब आपसे अगर कोई कहता है कि मुझे 2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम ये चार्ज लाके दो, तो आप नहीं ला सकते। इससे जो नेक्स्ट बड़ा चार्ज होगा दैट विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मतलब दो प्रोटॉन को आपस में जोड़ने से जो चार्ज बनेगा दैट विल बी दिस। फिर इससे नेक्स्ट वाला होगा दैट विल बी 4.8
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से सोन ये चलता रहेगा। और हमें इसके बीच वाले जो चार्ज है 2.4, 2.0, 2.1, 3.5, 3.7, 4.5 ये सारे चार्जेस नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बीच वाले चार्जेस नहीं मिलेंगे, मतलब जो चार्ज बनेगा दैट चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो दैट मीन्स any charge will be represented as n into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So this property is called quantization of charge. So अब जो next property है वो बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक है, तो आप लोगों ने ये पहली बार सुन रहे होंगे, तो वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं। चार्ज इज इनवेरिएंट, ये एक टर्म है, इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या हुआ? इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? बट मास इज वेरिएंट, मास वेरी करता है, बट चार्ज इनवेरिएंट है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे आप समझिए एक पार्टिकल 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और मैं यहां पे बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड। एक दूसरा पार्टिकल है जो 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ऑपोजिट साइड में जा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी 2 + 2 4 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड मेरे रेस्पेक्ट में कुछ और है, उस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कुछ और है। ठीक है, सेम गोज विथ एक्सेलरेशन एज वेल। और ये स्पीड छोटे लेवल पे आप ऐसे देखते हो, बट जैसे जैसे ये स्पीड हायर चली जाती है इसके फॉर्मूलेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जनरल रिलेटिविटी में कंसेप्ट आता है लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा या फिर एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा एक सीन होता है जहां पे मैग्नेटो को जेल से रिलीज करने के लिए प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जाते हैं। ठीक है, वो मूवी अगर आपने को देखा हो तो उसमें क्विक सिल्वर नाम का एक हीरो होता है। वो क्विक सिल्वर एक किचन के आसपास, मतलब जेल से जैसे जेल ब्रेकआउट करके आता है किचन के आसपास, वो बहुत फास्ट रन करता है, बहुत फास्ट रन करता है। और जब वो रन करता है तो सारी बुलेट्स की स्पीड, हर इंसान की स्पीड स्लो हो जाती है। दैट इफेक्ट फिजिक्स, एक फिजिक्स का फिनोमेना है जिसको कहते हैं टाइम डायलेशन। इफ आई मूव वेरी फास्ट मतलब वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, मेरे तरफ हर चीज स्लो डाउन हो जाती है, हर चीज स्लो डाउन हो जाता है। इस कंसेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। जितना फास्ट मैं मूव करूंगा उतना ही चीजें स्लो डाउन होगा। अगर मैंने एग्जैक्टली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू कर दिया तो मेरे आसपास की सारे पार्टिकल स्टैटिक हो जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूं, मेरा हाथ ये मूव कर रहा है, तो जो पार्टिकल लाइट की स्पीड से एक बार अर्थ का चक्कर लगा के आएगा उसके लिए मेरा हाथ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। वो 10 बार चक्कर लगा लेगा बट हाथ अपने पोजीशन पे रहेगा। लाइट से थोड़ी कम स्पीड होगी तो 3 चक्कर लगाएगा तो पता चला मेरा हाथ यहाँ से यहाँ मूव किया। मतलब इतना स्लो हो जाएगा उस पार्टिकल के लिए। दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब है कि वो इतना फास्ट मूव कर रहा है कि पूरा यूनिवर्स का जो डायमेंशन है उसके लिए श्रिंक कर चुका है। तो वो 0 सेकंड के अंदर यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर तक पहुंच सकता है। दैट इज कॉल्ड लेंथ कंट्रैक्शन। ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं। ऑल्दो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आप लोग फिजिक्स सीख रहे हो तो फिजिक्स में जानने में कोई बुराई नहीं है। आपको यूसेज नहीं करना, आपके इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जानने में कोई बुराई नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी माना जाता है क्योंकि ये जनरल रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, L length is equal to L0 into dividing into √1 minus v square by c square। यह है फॉर्मूला। मतलब मेरे फ्रेम में अगर एक लेंथ L0 लेंथ है तो कोई अगर v स्पीड से जाएगा उसके लिए ये लेंथ श्रिंक कर जाएगा। कैसे? अगर आप देखो
देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज अराउंड 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। हमारी जो नॉर्मल स्पीड होती है गाड़ी की स्पीड, सो लेट्स से हमारी नॉर्मल स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, बहुत हाई हुआ तो भी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इक्वेशन लगाएंगे L इंटू एल नॉट रूट ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये 100 है और ये 10⁻16 है, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, 0, तो बचेगा सिर्फ 1, सो दैट विल बी एल नॉट। इसका मतलब है कि मेरे रेस्पेक्ट में अगर एक पार्टिकल का लेंथ एल नॉट है तो किसी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में भी उसका लेंथ एल नॉट ही रहेगा, चाहे वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहा, तो फिजिकल वर्ल्ड में ये लेंथ चेंज नहीं होता। बट अगर कोई हाई स्पीड एलियन स्पेसशिप है जो इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए बनी है, बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, तो अगर मैं मान लेता हूं स्पीड इज 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, अगर ये सिचुएशन है तो L विल बी इक्वल्स टू एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस 2 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस 4/9, दैट इज एल नॉट रूट अंडर 5/9, तो रूट 5/3 एल नॉट। तो ये कुछ लेंथ इसका श्रिंक कर गया। बट अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो c²/c², 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एल नॉट 0, तो लेंथ श्रिंक करके 0 बन जाएगा, जो मैंने पहले ही कहा। सिमिलरली जो दूसरा फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू टी नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो टाइम इतना स्लो हो जाता है कि कोई भी इवेंट जो मुझे लग रहा है कि मैं एक बर्गर 5 मिनट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, एक बर्गर खा रहा हूँ 5 मिनट में, कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, उसको लग रहा है ये तो पता नहीं इनफाइनाइट टाइम से मैंने 10 चक्कर लगा लिए इस अर्थ के, बट ये अभी तक हाथ इसका मूव ही नहीं किया, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक खाता जा रहा है। ठीक है, तो देखो c²/c², 1 माइनस 1 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इनफाइनाइट, तो टाइम उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम मास देखेंगे तो कोई भी चीज़ जब मास होता है, तो अगर मेरा मास m0 है, ठीक है, अगर मेरा मास m0 है, एक लाइट की स्पीड से कोई ट्रैवल करता चला है, इसके लिए मैं हेवी होता चला जाऊंगा, हेवी, उनको लगा कि मेरा मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो द फॉर्मूला विल बी m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस v²/c²। तो इस तरीके से मास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो मास इसलिए कहा जाता है वेरिएंट है, बट चार्ज वेरिएंट नहीं है। चार्ज मेरे रेस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल है उसका चार्ज q है, दूसरा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में भी उसका दूसरा पार्टिकल जो किसी x मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा हो उसके लिए भी वो चार्ज q होगा, और कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए भी चार्ज का वैल्यू q ही रहेगा, वो चार्ज का वैल्यू सेम रहता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और ये 5 प्रॉपर्टीज ही मेनली डिस्कस होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है और वो मास से किस तरह से डिफरेंट है। अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो ये है कि कूलम्स लॉ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? वो चार्ज के बीच के फोर्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चार्ज के बीच के फोर्स को एक्सप्लेन करता है। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कि लेट्स से यू हैव ए चार्ज q1 एंड यू हैव अनदर चार्ज q2, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r। तो कूलम कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अभी हम मैग्नीट्यूड इसलिए करें क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। तो अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से डायरेक्शन कुछ और हो सकता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो उसका डायरेक्शन कुछ और है, तो हम डायरेक्शन को भी इग्नोर करते हैं। सो इट सेज द फोर्स
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कैपिटल K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 बाय R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये है फोर्स। ठीक है, अभी हम आते हैं, हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, एक्चुअल मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे। बट ये जो फोर्स है जिसके अंदर ये K कैपिटल है, दिस K इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। और अब इस इक्वेशन को देखें तो आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से, जहां पे G m1 m2 बाय आर स्क्वायर हुआ करता था, जहां पे जो फोर्स था, दिस फोर्स वाज प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के साथ था, जो इस सिचुएशन में भी वही सेम है। वहां पे इस टर्म को हम लोग कहते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां पे इसको कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, ये यूनिवर्सल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, आप ऐसा समझिए, ये जो G का वैल्यू है ना, इस यूनिवर्स के लिए, इस यूनिवर्स में, ठीक है, हम पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स की बात नहीं करते, जिस यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट करते हैं, इस यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में चले जाए, ब्लैक होल के पास चले जाए, दूसरे गैलेक्सी में चले जाए, किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाए, किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाए, हर जगह ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू सेम मिलेगा। इस वजह से दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इस यूनिवर्स के लिए सेम है। वेयर एज दिस कूलम कांस्टेंट ये वैरी करता रहेगा, मतलब वैक्यूम में कुछ है, वाटर के अंदर कुछ है, एयर में थोड़ा कम है वैक्यूम से, ठीक है, देन केरोसिन के अंदर कुछ है, तो अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल तो नहीं कहा जाता, इसको सिर्फ कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। बट अब इस कूलम कांस्टेंट को मॉडिफाई करके लिखा जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो K है दिस इज कैपिटल K, इसको स्मॉल K वर्जन भी आता है, स्मॉल K कुछ और होता है, कोई कुछ और चीज होती है, इसलिए ये कैपिटल K। कैपिटल K is replaced with 1 by 4 pi epsilon। अब एक इस कैपिटल को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया, तो वी कैन राइट दिस एज 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एप्साइलॉन, दिस इज एप्साइलन, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन है, इसका जो फिजिकल, ये तो सिंबल का नाम है, इसका जो टर्म है दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, दिस फिजिक्स का टर्म है परमिटिविटी। अब ये क्यों होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कैपिटल K को रिप्लेस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यों किया गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन करने का रीजन ये था क्योंकि ये जो K का स्कोप है ना, ये यहाँ पे जाके इसको इजी कर देता है, मतलब कूलम्स लॉ में। बट ये जो एप्सिलॉन है, इसका यूसेज गॉस लॉ में काफ़ी इंटेंसिव होता है। मतलब गॉस लॉ पे आपको एप्सिलॉन का वैल्यूज के बेसिस पे कैलकुलेशन ज़्यादा इजी एंड फास्टर होगा। ऑल्दो K को यूज़ कर सकते हैं बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देन ये जो एप्सिलॉन है, ये आपको उसमें कैपेसिटर्स के अंदर यूज़ होगा, तो वो वहाँ पे आपको काम इजी कर देगा। जैसे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट, Q/A एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आप फॉर्मूला लिख करके डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग की पोजीशन ऑफ द प्लेट्स किस तरह से है, ठीक है। तो वहाँ पे एप्सिलॉन का काम होगा। उस टाइम पे कैपिटल K लिखोगे तो K को रिप्लेस करके एप्सिलॉन का वैल्यू को K 1/4 पाई K लिखना पड़ेगा, विच इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसलिए हम एप्सिलॉन का यूसेज ज़्यादा करते हैं और एप्सिलॉन को ही, इस K को 1/4 पाई एप्सिलॉन में यूज़ किया था। एक और टर्म है जहाँ पे हम लाइट्स वाला चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन का यूज़ है, तो यहाँ पे हम K का यूज़ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हम आगे जा करके सीखेंगे, इसलिए अभी इस पे फोकस नहीं करते हैं। ये समझ लेते हैं इस एप्सिलॉन का आगे के फिजिक्स में ज़्यादा यूसेज है, इसलिए इस टर्म को 1/4 पाई एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर दिया गया।
कैपिटल के का जो वैल्यू होता है दैट इज 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, और टेक्निकली अगर ये एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंडेंट है तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस और वैक्यूम कहा जाता है, और वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी, और ये भी आप समझ लीजिए ये फ्री स्पेस का के का वैल्यू है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर अभी हम यूनिट्स पे आते हैं कि के का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, उसको हम 2 मिनट में देखते हैं। पहले हम समझते हैं ये परमिटिविटी है क्या, मतलब ये क्या टर्म डिनोट करती है इस एप्सिलॉन की वजह से, ठीक है। तो फिर से एक एनालॉजी समझिए जो अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था किसी और चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन, तो 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अगर सिमिलर चार्ज हुए तो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज हुए तो अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के तरीके से देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि जिसको हम वैक्यूम कहते हैं वो कंप्लीटली वैक्यूम नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कोई पार्टिकल ना हो। जैसे जैसे रिसर्च हमारा बढ़ रहा है, आपको पता चला कि जो पूरा यूनिवर्स है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और वो किस तरह से बिहेव करते हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि मतलब एक चार्ज पार्टिकल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे। सपोज कीजिए मैं खड़ा हूँ और सामने मेरा एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। हम दोनों एक आइस स्लैब पे हैं, मतलब ये हम आइस स्लैब के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे 0 फ्रिक्शन है और हमारे पैरों में रोलर स्केट्स लगे हुए हैं, मतलब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। फिर क्या हुआ कि मेरे पास एक बड़ा लोहे का बॉल है, थोड़ा हेवी है, ठीक है, मतलब ऐसा समझिए 10 kg का लोहे का बॉल है और 5 kg का लोहे का बॉल है। मैंने क्या किया, उस बॉल को ऐसे थ्रो किया अपने स्टूडेंट की तरफ ऐसे थ्रो किया। तो थ्रो करते ही मेरे साथ क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं थोड़ा पीछे चला जाऊंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से, ठीक है। सामने से जो स्टूडेंट है जब वो उसे कैच करेगा वो भी पीछे चला जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। फिर वो उस बॉल को थ्रो करेगा तो वो और पीछे जाएगा, फिर मैं उसे कैच करूंगा, मैं पीछे चला जाऊंगा। इस तरह से हमारे बीच में जो बॉल का एक्सचेंज होगा उसकी वजह से हम एक दूसरे से सेपरेट होते चले जा रहे हैं, ठीक। हम एक दूसरे, आप ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास एक गन है जो कंटिन्यूसली बॉल्स फायर करता है, कंटिन्यूसली हेवी बॉल्स फायर करता है, और उस बंदे के पास, मतलब स्टूडेंट के पास एक कलेक्टर है जिसमें वो बॉल कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर वो भी उस बॉल को वापस से मेरे तरफ भेजता है। मेरे पास भी एक कलेक्टर है, तो हमारे बीच में कंटिन्यूसली बॉल एक्सचेंज हो रहे हैं और हम कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर चलते जा रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन है, हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसा समझिए हम दोनों के बीच का जो ये बॉल्स का एक्सचेंज है, दिस इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से हम दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस तरह का एक, आप समझिए कि सब क्वांटम पार्टिकल है, जो क्वांटम रियान के भी बियॉन्ड है, ठीक है, जो हम दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर रहा है और फोर्स का जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करवा रहा है, फोर्स का इंफॉर्मेशन को कैरी करवा रहा है। आप ऐसे समझिए एनालॉजी को। अब ऐसा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम हवा में कर रहे हैं, अगर हम दोनों को किसी ओशन में डाल दिया जाए, समंदर के अंदर, और हम बोले कि हम सेम पार्टिकल्स कैसे थ्रो करेंगे, तो क्या ये जो पार्टिकल्स है सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम लेके आगे ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। हमारा भी जो फोर्स लगना है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो आसपास का एनवायरनमेंट है ये इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट कर रही है, परमिट नहीं कर रही है, जाने नहीं दे रही है। तो परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को हम परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अब आते हैं इनके यूनिट्स की तरफ, ठीक है।
के F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो हम फोर्स को ऐसे लिख लेंगे, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 इज माई के। तो फोर्स की जगह पे लिखेंगे न्यूटन, आर की जगह पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर इज माई यूनिट ऑफ के। के का यूनिट ये बन जाएगा। अगर ये के का यूनिट है और के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई के बन जाएगा। 4 पाई की कोई ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन जो होगा इसका रिवर्स बनेगा। तो एप्सिलॉन का यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा एप्सिलॉन का यूनिट, ठीक है। तो ये था बेसिक कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन और कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, ठीक है। अलग अलग इसके कांस्टेंट के वैल्यूज क्या है, तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। आई होप आई एम करेक्ट, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स है। अब इसमें एक और चीज आता है, ठीक है। जैसे अगर किसी स्पेस का परमिटिविटी है एप्सिलॉन और फ्री स्पेस की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो विल कॉल दिस एज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। और जो मैंने कहा स्मॉल के, दिस इज स्मॉल के, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, जो आगे जाकर हम सीखेंगे और आगे जाके इसका यूसेज समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप ऐसे समझिए रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जैसे सपोज कीजिए आपको हर चीज की परमिटिविटी याद नहीं रखनी है। आपको एयर की परमिटिविटी, आपको वैक्यूम की परमिटिविटी आपको पता है, और वाटर की परमिटिविटी इसका हाफ होता है, तो आपको वो रिलेटिव परमिटिविटी हाफ याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन रिलेटिव इनटू एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में रिलेटिव परमिटिविटी भी जो याद रखना ज़्यादा आसान है, हाफ, 2/3, 4/5, इस तरह से जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको याद रखेंगे तो आप बहुत इजीली परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट, इसलिए हम रिलेटिव परमिटिविटी को याद करते हैं, याद रखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और ऑल्सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहा जाता है। सो ये था मेरा कूलम्ब्स का कूलम्ब्स लॉ का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। और इसमें आप खास करके ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो अलग अलग पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक तो लीनियर लाइन में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी, फिर कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स के अराउंड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी। आप प्लीज़ थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज करके आइए, 11th-12th की जो वेक्टर्स का चैप्टर है उसको अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो काफ़ी आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा आपको 3D स्पेस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होगी, और वहाँ पे वेक्टर लगाना थोड़ा जियोमेट्री लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम वहाँ पे वेक्टर फॉर्म सीखेंगे, ठीक है। और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम्स में हमेशा आए, बट वो कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बने रहिए मेरे इस चैनल को, आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर इंसान तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे। जो भी बच्चा किसी कोचिंग नहीं जा पाता उसको वो सारी की सारी नॉलेज इस चैनल पे मिलनी चाहिए। कोई भी डाउट है, मैंने आपको बताया हुआ है कि crackit.com पे जाकर रजिस्टर करके आप अपने डाउट्स को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।